हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम क्या देख लेते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपका फिनॉल का रिएक्शन हम देख रहे थे, क्या राइमर टाइमर रिएक्शन, कोल्वेज रिएक्शन, ठीक है ना। फिर ऑक्सीडेशन देख रहे थे उसका हम लोग फिनॉल का। फिर जिंक के साथ रिएक्शन देख रहे थे उसका हम लोग, जहाँ पे क्या हुआ था आपका डीऑक्सीजनेशन हुआ था वहाँ पे, जिससे क्या बना था वहाँ पे बेंजीन रिंग बना था, ठीक है ना। जब हम फिनॉल का रिएक्शन करते हैं किसी साथ में, जिंक के साथ में, तो वहाँ पे क्या बनता है आपका बेंजीन रिंग बनता है, ठीक है ना। जब फिनॉल का हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर, तो वहाँ पे क्या बनता है आपका यहाँ पे पैराबेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। पैराबेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम यहाँ पे देखे थे कि आपका राइमर टाइमर रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि जब फिनॉल लिए थे और क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH था वहाँ पे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH था वहाँ पे, तो क्या बना था आपका वहाँ पे सैलिसाइलडिहाइड बना था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर कोल्वेज रिएक्शन में क्या था वहाँ पे आपका कि फिनॉल लिए थे, ठीक है, और फिनॉल का रिएक्शन करवाया था हम लोग कितने साथ में, याद कीजिए आप लोग, NaOH लिए थे फर्स्ट में, फिर हम लोग क्या लिए थे CO2 एंड H+, ठीक है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, तो वहाँ से हम लोग क्या बना रहे थे यहाँ पे आपका सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ ठीक से वापस से, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें हम लोग पहला यहाँ पे क्या ले रहे हैं, देखिए जानते हैं यहाँ पे फर्स्ट नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिनॉल का नाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। नाइट्रेशन करने का मतलब क्या हुआ, नाइट्रेटिंग एजेंट लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं नाइट्रेटिंग रिएजेंट लेते हैं। क्या होता है वो आपका कंसंट्रेटेड H1 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, फिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ में, यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या लग रहा था कि NO2 ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ जाता, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है आपका वो क्या होता है, यहाँ पे बेंजोक्विनोन बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपका बेंजोक्विनोन। क्यों ऐसा हो गया, अभी जस्ट हम देख रहे थे कि फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। Na2Cr2 लिए थे हम लोग वहाँ पे, ठीक है ना। तो एक तरह से ये भी क्या आपका जो कंसंट्रेटेड H3 है, ठीक है ना, या कंसंट्रेटेड H3, ये तो खैर माइल्ड होता है, ये आपका क्या होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का क्या करेगा वो रिडक्शन करेगा, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो क्या किया यहाँ पे, ये क्या किया, फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर दिया किसके अंदर, बेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन के अंदर इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दिया। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, अभी इनके अंदर कितने हैं, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइज ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे OH क्या लगा रहा है, यहाँ पे आपका +m इफेक्ट लगा रहा है, क्या लगा रहा है यहाँ पे +m इफेक्ट लगा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रिंग के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। साथ में हम लोग क्या लिए हुए यहाँ पे HNO3 लिए हुए, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। साथ में यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि बहुत ही माइनर है, वेरी माइनर प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे OH NO2 और NO2, इसको बोलते हैं हम लोग क्या 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, जिसका बोलते हैं हम लोग कॉमन नेम क्या है इसका
पिक्रिक एसिड, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, पिक्रिक एसिड, ठीक है ना। पैरा बेंजोक्विनोन ये क्या होगा आपका मेजर, ये क्या होगा आपका मेजर, और ये क्या होगा आपका वेरी माइनर प्रोडक्ट, बहुत ही कम होगा ये। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब क्या है कि अगर हमें इसको बनाना है पिक्रिक एसिड, हम कैसे बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका भी एक मेथड है बनाने का, ठीक है ना। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक NO2 ग्रुप आकर जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है तो हम लोग क्या करें इसके लिए। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, समझिए यहाँ पे ध्यान से चीज़ को, समझ में आया ना कि इससे ये जो पहला रिएक्शन है यहाँ पे कि फिनॉल, अगर हम लोग यहाँ पे नाइट्रेटिंग रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रेटिंग रिएजेंट, नाइट्रेटिंग रिएजेंट बोलते हैं इसको हम लोग। अगर ये लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैराबेंजोक्विनोन बन जाएगा। याद कीजिए ये क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Na2Cr2 भी क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, फिनॉल को पैराबेंजोक्विनोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और साथ में एक वेरी माइनर प्रोडक्ट बनाता है आपका क्या, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। इसलिए वो बनता है क्योंकि यहाँ पे OH जो है ना प्लस शो कर रहा है, जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर भी है। तो यहाँ पे और यहाँ पे तीनों पोजीशन पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे NO2 ग्रुप क्या करता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है तीनों पोजीशन पे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल नहीं बन सकता है, ठीक है। तो फिर कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, तो देखिए ध्यान से हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, फिनॉल लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट HNO3, क्या ले लिया हमने यहाँ पे, डाइल्यूट HNO3, ठीक है ना। जब यहाँ पे हम लेते हैं डाइल्यूट HNO3 ना, तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये क्या हो चुका है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। मतलब इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो गया है। तो इस केस में क्या होगा, ऑर्थो पर एक NO2 जुड़ेगा और एक कहाँ पे जुड़ेगा आपका पैरा पे, ठीक है ना। ऑर्थो पे जुड़ा और दूसरा कहाँ पे जुड़ा आपका पैरा पे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा माइनर, ये क्या होगा आपका मेजर, ये क्या हो जाएगा आपका माइनर, और ये क्या हो जाएगा आपका मेजर, ठीक है ना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल ये बनता है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, डाइल्यूट HNO3 लेंगे, तब ये जाके आपका फॉर्म होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और ध्यान रखना है यहाँ पे कि इसमें क्या होता है आपका इंट्रा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और इसमें क्या होगा आपका इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होगा इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे मैं तो खैर बताया हूँ उस चीज़ में, ठीक है ना। पहली बात यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या, ये वाटर में कौन मोर सॉल्यूबल होगा, वाटर में कौन मोर सॉल्यूबल होगा, इंट्रा वाला कि इंटर वाला। इंटर समझते हैं ना कि दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा आपका H बॉन्डिंग होगा, ठीक है ना। चलिए मैं दिखा देता हूँ तो अच्छे से, ठीक है ना। इस पर आप नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। जो यहाँ पे आपका है पैरानाइट्रोफिनॉल, देखिए यहाँ पे OH NO2 और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे OH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या हुआ आपका इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है इंट्रा, यहाँ पे क्या है आपका इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो इंट्रा है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपका एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग होगा, ठीक है ना, विद इन द मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे क्या होगा 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, ठीक है ना। अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या होगा 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। अब आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ यहाँ पे, बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा,
बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। क्यों? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इसी तरह एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, तो उस दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा आपका वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा वहाँ पे? वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम जानते हैं कि जो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एच बॉन्डिंग कंपेयर में क्या होता है, कमज़ोर होता है, वीक होता है, ठीक है ना। उसको तोड़ना क्या होता है, आसान होता है। दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है आपका वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अगर वहाँ पे एच बॉन्डिंग नहीं हो रहा है तो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। ये भी जो एच बॉन्डिंग है वो भी एक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, क्या, एच बॉन्डिंग, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हम बोल सकते हैं कि वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और ये क्या होगा, सॉरी, ये वीक होगा और ये क्या होगा आपका, स्ट्रांग होगा। कौन? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे बात करें यहाँ पे कि बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, किसको तोड़ना ज़्यादा आसान होगा, इसको तोड़ना आसान होगा, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स का, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स मतलब कौन फोर्स आपका स्ट्रांग है, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या कि एच बॉन्डिंग जो होता है, क्या मैं बोल रहा हूँ, एच बॉन्डिंग वो ज़्यादा होता है किससे कंपेयर में, वान डेर वाल फोर्स के कंपेयर में, वान डेर वाल फोर्स के कंपेयर में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि अगर एच बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये क्या होता है, कम स्ट्रेंथ वाला फोर्स होता है, ये ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला फोर्स होता है। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, इसको तोड़ना आसान होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा आपका, पैरानाइट्रोफिनॉल का, ठीक है ना। ये क्या है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये क्या है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा होगा। दूसरी बात, वोलाटाइल नेचर, कौन जल्दी उड़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, कम ही टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा तुरंत, ठीक है ना। फिर आपसे पूछे हम कि सॉल्युबिलिटी बताइए, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में कौन ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, बताइए जल्दी से। ये जो है ना वाटर के साथ में एच बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन ये तो बना ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये खुद ही जाके रिंग का फॉर्मेशन कर चुका है, 6 मेंबर रिंग का। चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर जो है ना रिंग के अंदर है, ठीक है, चिलेशन हो चुका है यहाँ पे। अरे बात समझ में? तो ये तो आपका पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। पानी में सॉल्युबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो वाटर के साथ में एच बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन ये आपका वाटर के साथ में बॉन्ड बना सकता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा इससे कंपेयर में। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसका, पैरानाइट्रोफिनॉल का सॉल्युबिलिटी क्या होगा यहाँ पे, ज़्यादा होगा किसी कंपेयर में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कंपेयर में। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, बट ये वाटर के साथ में एच बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसका जो एच है ना वो NO2 के साथ में इन्वॉल्व है, उसके साथ क्या कर रहा है, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो वो बाहर वाले के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पे ये बहुत दूर चले गए थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये दोनों क्या है, नज़दीक में है, इसलिए आसानी से यहाँ पे इंटरेक्ट हो सकता है दोनों के बीच का। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं कि अब हम लोग पिक्रिक एसिड, मेन मेरा मकसद क्या है, पिक्रिक एसिड। तो अगर हमें यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना होगा तो हमें वहाँ पे क्या लेना होगा, डाइल्यूट HNO3, नॉट द कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड SO4, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसके अंदर, पैराबेंजोक्विनोन के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे
अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, और कि हम लोग पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड, हाउ टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड कैसे बनाते हैं हम लोग। एक तो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है, जो मेथड आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है, सबसे पहले मैं उसी का यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए जानता हूँ पे वहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभी जो पिक्रिक एसिड जो बनाया जाता है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, फिनॉल, ठीक है ना। फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किसके साथ में, यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। हम जानते हैं कि H2SO4 क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कुछ करेगा नहीं उसको, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस हम 2 मोल लेते हैं H2SO4 का, और यहाँ पे क्या होता है SO3H आकर जुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग अब यहाँ पे क्या लेते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे SO3H लगने की वजह से ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बेंजीन रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में उतना अमाउंट में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जब वो अकेला फिनॉल था, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 SO3H ग्रुप लगा हुआ है, जो कि क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसलिए यहाँ पे उतना ज़्यादा अमाउंट में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये जो है ना, अब यहाँ इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो कहाँ से उसका लॉस करवाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अरे बात समझ में यहाँ तक। जो हम जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब क्या, उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा। एजेंट है ना, तो दूसरे के लिए काम करेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसे ये जो HNO3 है ना, ये क्या देता है यहाँ पे हमें, इससे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, NO2+, यही ना मिलता है, ठीक है ना। और आपको हम बताए थे इप्सो अटैक, याद होगा आपको, डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, याद है, डीसल्फोनेशन रिएक्शन। उसमें क्या करते थे कि H+ लेते, इलेक्ट्रोफाइल लेते थे और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकालते थे, रिप्लेस करते थे, इप्सो अटैक, याद होगा आपको। तो बताए थे वहाँ पे कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल विल डिस्प्लेस द वीक इलेक्ट्रोफाइल, याद है। तो NO2+ और यहाँ से निकलने वाला जो है ना, वो क्या आपका SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। दोनों बताइए कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो जाहिर सी बात है जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ये क्या आपका वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या आपका वीक इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये क्या आपका इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर है। NO2+ इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देन SO3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको रिप्लेस करेगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना, NO2, और यहाँ भी आके एक NO2 ग्रुप लग जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसको रिप्लेस भी किया, साथ में यहाँ पे आके NO2 ग्रुप आके जुड़ भी गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर हम बताए थे कहाँ पे आप लोगों को, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो ये पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो फिनॉल है ना, उस फिनॉल का हम लोग क्या करते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। मतलब फिनॉल में क्या करते हैं हम लोग, एसिटाइल ग्रुप को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, CH3COCl, या यहाँ पे क्या हो सकता है आपका CH3C+O, ये भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। CH3C+OCl या CH3C+O, मतलब एसाइल हैलाइड या तो एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं या एस्टर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एस्टर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ठीक है ना, याद कीजिए, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना।
जहाँ पे हम लोग पढ़े थे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, याद कीजिए आप लोग। तो बताइए यहाँ पे, अब यहाँ पे O के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है इसके पास में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताए थे कि ये क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, फिर वापस आएगा, तो यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो किस फॉर्म में बाहर निकलेगा Cl माइनस, जब बाहर निकलता है तो किस फॉर्म में बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। इसी निगेटिव चार्ज आया और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो इसके ऊपर क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो यहाँ से ये कौन बाहर निकला होगा, H+ यहाँ से बाहर निकला होगा, तो मतलब यहाँ से HCl बाहर लेके चला गया। तो बताइए यहाँ पे क्या बना आपका, उसी तरह यहाँ भी होगा, उसी तरह यहाँ भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ बताइए यहाँ पे क्या बन गया आपका, OC डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया आपका OC डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आरी बात समझ में यहाँ तक। अब जो यहाँ पे देखिए ध्यान से इस चीज़ को, ये बन गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जो O के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, O के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरा सोचिए यहाँ पे, क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, देखिए ध्यान से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ में। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फिनॉल में पहले क्या था, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग को प्रोवाइड कर रहा था पहले। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग के अलावा वो C डबल बॉन्ड O को भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। मेरा मकसद ही यही है कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देना, या तो इस मेथड से कर दे या तो हम लोग इस मेथड से कर दे। ये भी एक मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर सकते हैं, क्योंकि O के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो आपका क्या होगा, इस C डबल बॉन्ड O के साथ में रेजोनेंस कर जाएगा, जिसकी वजह से यह बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भेजेगा। दूसरी बात, इसके साथ में ज़्यादा रेजोनेंस क्यों कर रहा है, क्योंकि जब ये रेजोनेंस करेगा तो वहाँ पे O के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, जो कि स्टेबल है। यहाँ पे जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे C के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज, जो कि अनस्टेबल है। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि इसे बेंजीन रिंग के अंदर बिल्कुल नहीं भेजेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्रॉस कंजुगेशन का सिचुएशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इफेक्टिवली बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, हम ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जानते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया है, तब तो हम यहाँ पे आराम से ले सकते हैं क्या, कंसनट्रेटेड H3, कंसनट्रेटेड H2SO4। तब हम लोग यहाँ पे क्या बना देंगे आपका, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। और यहाँ पे आपका एक NO2 ग्रुप आगे जुट जाएगा, और मेजर कहाँ पे आगे जुटेगा, आपका पैरा वाला पे, ठीक है ना। ऑर्थो पे तो क्या होगा, पाइनर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं हम लोग, इसका हाइड्रोलिसिस H3O+, ठीक है ना। तो ये भी देखिए ध्यान, जैसे ये है ना, ये कौन सा मैकेनिज्म बताया है आपको, SNAE रिएक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं SNAC, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, सॉरी SNAE, या AC भी है, कोई दिक्कत नहीं है, एसिटाइल वाला है ये, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एसिटाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। या इसमें बोलते हैं SNAE भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, SNAE भी बोलते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं तो क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू एडिशन एंड एलिमिनेशन। थ्रू एडिशन एंड एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि पहले ये जाके ऐड हुआ, तब यहाँ से क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ, ठीक है ना, जो कि क्या होता है आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, ठीक है ना। आपका ये बन गया हाइड्रोलिसिस। यहाँ भी क्या होगा, SNAC रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। H3O+ है, तो जाहिर सी बात है कि इसे H+ एंड H2O होगा। ये किस कॉम्बिनेशन में होगा, देखिए ध्यान से, H+
H2O। जो H प्लस है ना, इस O के पास में क्या है, लोन टफ इलेक्ट्रॉन। H प्लस ये गेन कर लेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे, फिर जाके वाटर यहाँ पे अटैक कर देगा। अरे बस समझ में, अटैक करेगा, जब वापस आएगा तो यहाँ से इतना पार्ट एज लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। एसिडिक मीडियम है तो ये H प्लस गेन कर लेगा। तो ये तो है कंप्लीट इसका मैकेनिज्म। लेकिन मैं इसे बता रहा हूँ क्या शॉर्टकट। क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है आपको, HOH, ठीक है ना, और यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। तो बताइए जरा यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2। OH यहाँ पे क्या आ गया आपका, NO2 आ गया। अब यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ गया ना, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। NO2 ग्रुप जुड़ गया मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अब कमी आ चुकी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं आपका कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे OH, यहाँ पे तो NO2 पहले से था, अब एक NO2 आपका यहाँ भी जुटेगा और एक NO2 आपका यहाँ भी जुट जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिक्रिक एसिड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि NO2 क्या कर रहा है, -m शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लिया बेंजीन रिंग से अंदर। इसे खींच लिया तब ये क्या करेगा, कॉन्सनट्रेटेड H3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएगा, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है तो नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। फिनॉल में आपका क्या हम लोग देख लिए, यहाँ पे आपका नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल देख लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दांत यहाँ पे नेक्स्ट क्या, हैलोजिनेशन, ठीक है ना। हैलोजिनेशन है हैलोजिनेशन इन फिनॉल, ठीक है ना। दो चीज़ हम लोग को पढ़ना है, एक पहला क्या आपका नाइट्रेशन, दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पे हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। दो चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सुनिए, ध्यान से यहाँ पे फिनॉल, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिनॉल ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम दो केस लेंगे। फर्स्ट केस यहाँ पे क्या, हम लोग यहाँ पे क्या लिए, सिंपल ब्रोमीन वाटर। क्या लिए हम लोग यहाँ पे, ब्रोमीन वाटर। अब जब सोचिए कि अगर हम लोग यहाँ पे बेंजीन लिए होते हैं और यहाँ पे बेंजीन लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या लेना होता है, ब्रोमीन वाटर या Br2 प्लस FeBr3 लेते हैं, ये लेते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है आपका, क्या बनता है आपका, यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन बन जाता है। ये तो पता है सबको कि Br2 लिए FeBr3, Br2 प्लस FeBr3, ठीक है ना, ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। और वहाँ पे क्या जोड़ देगा आपका, एक ब्रोमीन को जोड़ देगा, मतलब ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा। अब जहाँ पे देखिए ध्यान से, फिनॉल है यहाँ पे, ब्रोमीन वाटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, मैं पहले इसको बना देता हूँ, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या बोलते हैं हम लोग, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है ना। एक तरह का क्या होता है आपका, वाइट PPT होता है, ठीक है ना, वाइट PPT होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर यहाँ पे वाटर लिए आप पे FeBr3 क्यों नहीं लिए, पहला बात, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो पहली बात यहाँ पे है कि हम लोग FeBr3 क्यों नहीं लिए हैं, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पे हम जानते हैं कि इसे बेंजीन के पास में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, हाईली डीलोकलाइज्ड फॉर्म में है। इसलिए हमें यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल लेंगे वो हाईली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, मतलब ब्रोमीन के एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, उसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, FeBr3 लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा, FeBr3 क्या करेगा, यहाँ से Br प्लस क्रिएट कर देगा, क्या बना देगा आपका Br प्लस।
वो जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी थी। किसके पास में? बेंजीन के पास। लेकिन सोचिए जरा यहाँ पे, क्या इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है क्या? जब सोचिए, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि OH लगा हुआ है। OH क्या होता है आपका? एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। सब प्लस में बहुत ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अगर ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है ना, तो वहाँ पे रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। अगर ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होगा ना, तो वहाँ पे आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। आपको याद है, आपको बताए थे कि अगर न्यूक्लियोफाइल पे मतलब बेंजीन पे अगर निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो हमें ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेकर भी काम, मतलब इलेक्ट्रोफाइल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेकर भी काम चला जा सकता है, ठीक है ना। वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन किसी एक पे, या तो इलेक्ट्रोफाइल पे या तो बेंजीन पे कंप्लीट चार्ज होना चाहिए, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। लेकिन दोनों पे अगर पार्शियल चार्ज होगा तो वहाँ पे अट्रैक्शन उतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं होता है, वहाँ पे रिएक्शन फिर नहीं। जैसे कहने मतलब क्या है कि बेंजीन ले लिया हमने यहाँ पे, ब्रोमीन ले लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। जब तक हम यहाँ पे FeBr3 नहीं डालेंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर भी पार्शियल निगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ का जो निगेटिव चार्ज है वो हाईली डीलोकलाइज्ड फॉर्म में है। अब ब्रोमीन के ऊपर भी क्या है आपका? वो भी क्या एक तरह से क्या है? नॉन पोलर बॉन्ड है। क्या हुआ आपका? नॉन पोलर बॉन्ड। ब्रोमीन क्या होता है? नॉन पोलर बॉन्ड। मान लेते हैं कि ये अगर इसको इंड्यूस्ड भी करेगा ना, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। अगर ये इसको इंड्यूस भी करता है तो इसके ऊपर क्या आएगा आपका? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है ना, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे हमने क्या लिया है? वाटर, ठीक है ना। तो वाटर के होने से क्या होता है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे वाटर के होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझिए ध्यान से इस चीज़ को। यहाँ पे हमने क्या लिया है? वाटर। भले ही वाटर ये थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पे होगा रिएक्शन, ठीक है ना। ये जो वाटर है ना, ये क्या करता है? बहुत कम मात्रा में इसको आयोनाइज करवा पाता है। मतलब यहाँ से H+ खींचेगा, वाटर एज अ बेस काम किया, फिनॉल क्या है आपका? एसिड है, और यहाँ पे क्या बना दिया आपका? O पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बन गया आपका? H3O+। अब जब सोचिए कि यहाँ पे जो O पे निगेटिव चार्ज है वो कितना ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर भेजेगा। अब तो इससे भी ज़्यादा ये भेजेगा, इतना भेजेगा कि तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ लेगा, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ देगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो रिएक्टिविटी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो पे निगेटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हाई क्वांटिटी में इंक्रीज कर चुका है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या करेगा? अब यहाँ पे जो Br है ना, Br2, ठीक है ना। अब ये Br2 अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होगा Br के ऊपर, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पे अपने आप में ये जोड़ लेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसे निगेटिव आ चुका है यहाँ पे, और तीनों पोजीशन पे आके क्या जुड़ जाएगा आपका? Br आकर जुड़ जाएगा। इसका भी एक मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं कि इसका मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये निगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस किया Br से, एक Br यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ से H+ बाहर निकला, जैसे H+ बाहर टॉटोमेजन करते हुए यहाँ पे आ जाएगा फिर से। अब यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है। तो ये सब एक तरह से एक सब मैकेनिज्म भी है, बट अपने को मैकेनिज्म जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने काम का है नहीं इसका मैकेनिज्म, ठीक है ना। कहीं पूछा नहीं अभी तक, नहीं कहीं पूछने वाला भी है, ठीक है। मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन वो आपका इम्पॉर्टेंट बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, आपको मर्जी है कि नहीं ऐसा हमको जानना है मैकेनिज्म, तो जान लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से आप H3O+, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा आपका? Br, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस बॉन्ड में पोलराइज कर, इस बॉन्ड को पोलराइज करवा देगा, ठीक है ना। और ये जाके यहाँ पे निगेटिव बनाया, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, और यहाँ से Br- बाहर निकल गया। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका? एक Br जुड़ गया, और यहाँ पे एक H पहले से है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे Br-
बाहर निकल चुका है, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये क्या होता है आपका, अब यहाँ से ये क्या होगा आपका, यहाँ से कि यहाँ से H+, ठीक है ना, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सॉरी, यहाँ पे H है ना, ये यहाँ से H+ को गेन कर लेगा और ये यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, O पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ब्रोमीन आके जुट गया, ठीक है ना। फिर ये वाटर से H+ गेन कर लेगा, ठीक है ना। फिर वाटर इसका H+ में बाहर निकाल देगा, क्योंकि अब ये जो H है ना, अब यहाँ पे जब H आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक H हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये मोर एसिडिक H हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस तरह से क्या, O पे निगेटिव चार्ज आया, फिर रेजोनेंस किया, अब यहाँ पे जुटेगा, फिर रेजोनेंस करेगा, तो ऐसे करके 3 बार ऐसा स्टेप होगा, ठीक है ना। ऐसा करके ये क्या होगा आपका, 3 टाइम्स आपका ऐसा स्टेप होगा। देखिए ध्यान से, वाटर से निकल गया H+, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना। ये बहुत ही कम बना है यहाँ, बहुत कम, लेकिन जो भी बना है वो रिएक्शन क्या कर रहा है, फॉरवर्ड लेके जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। अरे बात समझ में, ये बन गया यहाँ पे। फिर आगे ये स्टेप होगा, फिर यहाँ Br2 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। फिर एक Br जुट जाएगा, फिर वैसा, फिर Br- बाहर निकलेगा, फिर वैसा करके H+ को बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ बनाएंगे हम लोग, फिर Br2 लाएंगे, ऐसे करके 3 बार स्टेप होगा। बहुत लंबा जाता है मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। वाटर होगा तो क्या करना है आपको, सीधे तीनों जगह पे ब्रोमीन को जोड़ देना है। और यहीं पे एक रिएक्शन और है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, फिनॉल, और हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। अब ये क्या, ये तो था आपका क्या, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये क्या क्या यहाँ से H+ को बाहर निकाल दिया, बट ये जो है ना आपका H+ को यहाँ से बाहर, क्योंकि कार्बन पे कोई लोन पे फ्लक्शन तो है नहीं, तो ये आपका H+ को बाहर यहाँ से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये क्या आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये क्या आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। वाटर क्या किया, इसको आयोनाइज कर दिया। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वाटर H2O आयोनाइजेज फिनॉल इनटू फिनॉक्साइड आयन। वाटर क्या किया, इसको फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर दिया किसके अंदर, फिनॉक्साइड आयन के अंदर, ठीक है ना। इसमें ये आ गया, ये इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन जो भी है वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन लेके जा रहा है, ठीक है। जितना ही यहाँ पे आया है ना, Br2 से रिएक्शन किया, आगे बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ये ख़त्म होगा तो क्या होता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, क्या करता है, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट खत्म हो रहा धीरे धीरे, तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। तो पता होगा आप लोगों को ना, नहीं पता है, पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं। तो आपका ये बन गया यहाँ पे, ये क्या आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इस केस में क्या होगा आपका, ये आयोनाइज तो हो नहीं पाएगा। अगर आयोनाइज नहीं हो पाएगा, इससे मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उतना, जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, उतना यहाँ पे नहीं आ पाएगा। अगर यहाँ पे उतना नहीं आ पाया, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक जगह पे ब्रोमीन जाके जुट जाएगा। मतलब OH है, ठीक है, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे आके जुट जाएगा ब्रोमीन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये था आपका कंप्लीट, यहाँ पे फिनॉल का रिएक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे टोटल, ठीक है ना। जो भी था मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ आपका, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी पूछ देता है इसके बारे में, ठीक है ना, कि इससे फिनॉल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर व्हाट गिव्स। तो फिनॉल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ट्राइब्रोमोफिनॉल एंड फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना, या CCl4 भी लेते हैं कभी कभी हम लोग यहाँ पे, तो भी क्या है नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल बनेगा। मतलब एक ही ब्रोमीन जुटेगा। क्यों जुटा एक ही ब्रोमीन, क्योंकि ये आपका जो है ना वो आयोनाइज नहीं कर पाया। वाटर तो यहाँ से H+ को बाहर निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास में कोई लोन प्रोटॉन तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो कहाँ से निकालेगा उसको,
ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या ले लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट। हम जानते हैं कि पोलर सॉल्वेंट में जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है वो कैसे होता है, आपका हेटेरोलिटिकली ब्रेक होता है, ठीक है ना। एक बनता है कैटायन, एक बनता है आपका एनायन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो बना आपका, ये क्या आपका माइनर, और ये क्या आपका मेजर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये बात समझ में यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे फिनॉल का रिएक्शन, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है आंसर, ठीक है, मैं करवा देता हूँ उसको, इस ऊपर आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे बोला कि इसे 11.5 है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। जो आपका 3 मिथाइल फिनॉल है ना, उसका क्या करना है, यहाँ पे मोनोनाइट्रेशन करना है, मतलब एक NO2 ग्रुप को यहाँ पे जोड़ना है। अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक NO2 ग्रुप को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे 3 मिथाइल फिनॉल, क्या होगा यहाँ पे 3 मिथाइल फिनॉल, ये फिनॉल हो गया, और यहाँ पे क्या है 3 मिथाइल, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डाइल्यूट HNO3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OHCH3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ये क्या आपका वीक एक्टिवेटर, ठीक है ना। ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ये क्या आपका वीक एक्टिवेटर। तो अगर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है तो कहाँ बुलाएगा, आपका ऑर्थो एंड पैरा पे। हम जानते भी हैं कि अगर 2 एक्टिवेटर ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम लोग एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जुटेगा, यहाँ पे जुटेगा, या तो यहाँ पे जुटेगा, चेक कीजिए जरा यहाँ पे, ठीक है। तब जब सोचिए यहाँ पे जुड़ नहीं सकता है, क्यों नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन है वो क्या आपका काफ़ी हिंडर्ड पोजीशन है, ठीक है ना। यानी कि प्रोडक्ट या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ बनेगा। तो एक प्रोडक्ट आपका यहाँ बनेगा और दूसरा आपका कहाँ बनेगा, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा पे, दूसरा कहाँ बनेगा आपका ऑर्थो पोजीशन पे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका NO2, ठीक है ना। लेकिन इस पोजीशन पे आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना। बी में क्या बोला, डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। 3 मिथाइल फिनॉल मतलब यही है, इसका क्या करना है, आपका डाई नाइट्रेशन करना है। डाई नाइट्रेशन मतलब 2 बार जोड़ना है आपको, क्या यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ना 2 बार। तो क्या कीजिएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या है आपका CH3, 2 बार जुड़िए यहाँ पे NO2 ग्रुप। तो कहाँ पे जुड़िएगा, क्या यहाँ पे जोड़ सकते हैं क्या, नहीं ना। यहाँ पे जोड़ेंगे या तो यहाँ पे जोड़ेंगे। तो एक NO2 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया प्रोडक्ट यहाँ पे। और थर्ड बोला क्या आपका कि मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथानोएट। तो फिनाइल मिथानोएट क्या होता है, पहले ये जान लीजिए आप लोग। ये एक तरह का एस्टर है, फिनाइल मिथानोएट, मीथेन ओएट, ठीक है ना, मीथेन ओएट, यहाँ पे H होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। मीथेन ओएट मतलब एस्टर है, तो जाहिर सी बात एस्टर क्या होता है आपका, यही ना होता है RC+OR। और ये बोला फिनाइल, अल्काइल का नाम पहले लिखते थे, ये फिनाइल मतलब ये R क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका फिनाइल हो जाएगा। अभी बोला मिथेनोएट मतलब एक कार्बन बनाता है, एक कार्बन के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, हमको H डालना पड़ेगा, यही ना बना आपका, ठीक है ना। तो फिनाइल मिथानोएट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मोनोनाइट्रेशन करना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, डाइल्यूट HNO3। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका C+OH, ये तो बहुत ही माइनर बनेगा। अब मेजर में आपका ये बनेगा, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना। मेजर में आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। मेजर में आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ये तो खैर एक ही यार है। इस दोनों मेजर कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि ये आपका क्या है, ब्यूटेन 1ऑल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्या आपका ब्यूटेन 1ऑल।
जब यहाँ पे HCl ZnCl2 साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या होता है आपका SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये 1 डिग्री वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से OH हटाएंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे, CH3 CH2 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 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे HBr भी है, SN2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है ना। SOCl2 है, यहाँ से क्या जोड़ते हैं हम लोग, Cl जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं ना, CH2 CH2Cl हो जाएगा, ठीक है ना। उस तो यहाँ पे HCl ZnCl2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है ना। बट यहाँ पे कार्बोन का रिअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब H+ गेन करेगा तो वाटर बनेगा, वाटर बन के बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे जब सोचिए 3 3 6 2 8 अल्फा पहले से ही है, ये क्या आपका 3 डिग्री वाला है, तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3C Cl CH3 और CH2 CH3 HBr केस लेंगे तो यहाँ भी वहीं बनेगा, बस आगे यहाँ पे क्या जोड़ देना है आपको, Br जोड़ देना है, ठीक है। CH2 CH3 ऐसा Cl2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ Cl जुड़ जाएगा, ये जानता हूँ पे, ये बना आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल का जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग एसिड कैटलाइज के साथ में, ठीक है ना, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो जाहिर सी बात यहाँ पे अल्किन बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे आपका अल्किन बनेगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हम लोग लिए H2SO4 क्या देगा, H+ देगा, तो वाटर बन के यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है आपका E1 मैकेनिज्म होता है, सॉरी और यहाँ पे CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये H2O क्या करता है, यहाँ से H+ को बाहर निकालता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना, बताए हुए सब चीज़ E1 में। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, याद कीजिए बताया था इसके बारे में, CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव बन जाएगा सबसे पहले H+ गेन करने के बाद, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये यहाँ पे तो E2 होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 1 डिग्री वाला है तो E2 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा आपका वाटर क्या कर रहा है, यहाँ से H+ गेन कर रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो अल्किन बना है ये क्या आपका अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही अल्फा H है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो फिर से वापस क्या करता है H+ गेन कर लेता है, ठीक है ना। ये H+ गेन कर लिया। याद होगा आप लोगों को कि H+ वहाँ पे जाता है जहाँ पे H की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है ना। मार्कोव-निकोव रूल, CH2 और CH2 CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा आपका H है, ठीक है, तो वाटर क्या करता है यहाँ से H+ को गेन कर लेता है, मतलब बाहर निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है। आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा। लगता क्या है देखने में कि प्रोडक्ट मेरा ये बनना चाहिए, लेकिन ये आंसर एक्चुअली नहीं है, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में है। ये बना आपका क्या 1 डिग्री अल्किन, सॉरी 1 ब्यूटीन बना यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अल्कीन है ना, वो क्या आपका एसिडिक मीडियम में H+ गेन कर सकता है। जैसे ही H+ ये गेन करेगा, यहाँ पे बन जाएगा क्या 2 डिग्री कार्बोटाइन। सोचिए जरा पे H+ यहाँ पे हम ऐड करेंगे, H+ हम यहाँ पे ऐड करेंगे H+, ठीक है ना। H+ यहाँ पे ऐड किए तो बगल पे क्या बना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बन गया आपका क्या पॉजिटिव चार्ज,
फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, H प्लस को बीटा कार्बन से क्या करते हैं, बीटा कार्बन से हम लोग H प्लस को बाहर निकाल देते हैं, पता है ना आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11.8 बोल रहा है कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है ना, वो क्या होता है आपका, मोर एसिडिक देन फिनॉल। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन। जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन बनेंगे ना, ऑर्थो एंड पैरा के कॉरस्पॉन्डिंग जो फिनॉक्साइड आयन बनेंगे, उसका आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कितना उसका स्ट्रक्चर आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे आप लोग इसको। तो देखिए जहाँ से मैं कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये OH डबल बॉन्ड O, यही ना है। ये यहाँ से क्या क्या H प्लस लॉस करेगा, ये वाला H प्लस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे O के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, चेक कीजिए, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, निगेटिव चार्ज ये बनेगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो निगेटिव चार्ज है क्या यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है, चेक कीजिए इसको, डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड N, O पे निगेटिव O। ठीक है ना, अब देखता हूँ यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज फिर से वापस रेजोनेंस करके यहाँ पे बनाया क्या, निगेटिव चार्ज। ठीक है ना, आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि ये निगेटिव यहाँ पे रेजोनेंस कर गया और कुछ नहीं। ठीक है ना, या आप ऐसे भी ला के कर सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये NO2 हो चुका है। फिर ये निगेटिव रेजोनेंस किया, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, निगेटिव डबल बॉन्ड O, NO2 डबल बॉन्ड। ठीक है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये निगेटिव क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, डबल बॉन्ड O पे निगेटिव, NO2 डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये क्या है आपका टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितना होता है। और फिनॉक्साइड आयन होता है तो कितना होता है, 5, NO2 लगने से एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। उसी तरह क्या करना है आपको, पैरा नाइट्रोफिनॉल में भी करना है, कर लेंगे आप लोग। बस यहाँ भी क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। बस ये ग्रुप क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे रेजोनेंस करके यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ बनेगा निगेटिव चार्ज, फिर आगे बढ़ जाएंगे NO2 में। ठीक है ना, और फिर वापस चले जाके यहाँ पे क्रिएट कर देंगे क्या, निगेटिव चार्ज। तो आप लोग कर लीजिएगा इसका। ठीक है ना, आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बन जाएगा आपसे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। राइमर टाइमन रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन। तो राइमन टाइमन रिएक्शन में कौन सा इक्वेशन इन्वॉल्व होता है, बताइए। राइमन टाइमन रिएक्शन, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, राइमन टाइमन रिएक्शन से क्या बनाते हैं, बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हम लोग लेते हैं, फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, एक इंटरमीडिएट O पे निगेटिव CH इसका बताए हुए मैकेनिज्म। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, NaOH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O पे निगेटिव और यहाँ पे CHO। ठीक है ना, H प्लस, यही नहीं क्वेश्चन इन्वॉल्व है। H प्लस ये गेन कर लिया। ठीक है ना, यही क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है। ये क्या होता है आपका, इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एक आपका क्या है, कोल्वेज। ठीक है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे, रिएक्शन में
इक्वेशन क्या इन्वॉल्व है, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लेते हैं आपका फिनॉल। तो फिनॉल का रिएक्शन होता है सबसे पहले NaOH के साथ में, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका फिनॉक्साइड आयन। उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है आपको याद होगा, CO2 लेते हैं फर्स्ट में, सेकेंड में क्या लेते हैं हम लोग H+। तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका सैलिसाइलिक एसिड, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग सैलिसाइलिक एसिड। और ये क्या होता है आपका सैलिसाइल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। एक्सरसाइज है क्वेश्चन, ठीक है ना। जहाँ तक है कि इसे नोमेनक्लेचर तो मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो जो बचा हुआ क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। जैसे में 11.21 है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे क्या रिएजेंट हम यूज करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना, सब बताए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, K2Cr2O7 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है ना, ऐसा बताए हुए वहाँ पे। जो सीधे क्या करता है अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाता है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड लेके जाना तो क्या लेते हैं हम लोग वहाँ पे PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट, याद है ना, PCC लेते हैं हम लोग यहाँ पे, या CrO3 इन एनहाइड्रस कंडीशन, CrO3 इन एनहाइड्रस कंडीशन। H2SO4 डाल देंगे तो फिर वो स्ट्रांग हो जाएगा, CrO3 इन H2SO4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा स्ट्रांग हो जाएगा। तो सब क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैं इसको अलग से करवा दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, मैं अलग से इसको करवा दूंगा।